हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है टीवाईबैफ क्लास सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास आई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, बिजनेस वैल्यूएशन का 15 मार्क्स क्लियर करा दियो। बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, तो जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहा है तो सबसे जाके पहला चैप्टर आप देखो। बिजनेस वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला टॉपिक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है बच्चा टीवाईबैफ क्लास सेम 6 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 आपको दिख रहा है भाई, असेट्स एंड लायबिलिटीज री-स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है। ये बेसिकली टॉपिक रिलेट करता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा था तो ये टॉपिक आपको काफ़ी एडवांटेज देगा। तो आज के बेसिक सब में बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक समझना जरूरी है। सर ये टॉपिक क्या होता है भाई, असेट्स एंड लायबिलिटी को रिकंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं भाई, फिर से क्यों क्रिएट करना है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, और इसका प्रोसीजर क्या है, और इसकी जनरल एंट्री भी कैसा करना है, ट्रिक से समझना भी है और ट्रिक भी समझना है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं, जैसा मीनिंग नाम ही बता रहे चैप्टर का, असेट्स एंड लायबिलिटीज को री-स्ट्रक्चर करना है। इसका मतलब है सर काफी वीक कंडीशन कंपनी की दिख रही है, असेट्स की ओवर वैल्यूएशन होगी, फिक्टिशियस असेट्स आपको दिख रहे होंगे, एंड लायबिलिटीज में भी वैल्यूएशन गलत दिख रही होगी, तो उसको सही करना है। तो मीनिंग देखो बेसिकली क्या बता रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या भाई, इज ए प्रोसेस ऑफ इसका मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करना ऑफ ए कंपनी। इसका मतलब क्या है सर, इट टेक्स प्लेस व्हेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड, अच्छी नहीं चल रही है, ड्यू टू रीजन क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, आपने असेट्स की वैल्यूएशन ओवर दिखा के रखी है, या फिर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिख रहे हैं। ये कुछ रीजन हमने यहाँ पे रखे हैं, ये कुछ रीजन आप बोल सकते हो। क्लियर है क्या बच्चा? बिल्कुल सर। अब इसकी नीड क्यों है भाई, इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपने सही वैल्यू नहीं दिखाया, ना ही एसेट की ना ही लायबिलिटी की। तो पहला नीड आ रहा है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, मतलब आपने एग्जैक्ट सही नहीं दिखाया है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, असेट्स की वैल्यूएशन ओवर कर दिया है, वो प्रॉब्लम है सर। लायबिलिटीज़ के जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उसका पेमेंट आपने नहीं किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। तो मतलब इन केस आप सीधा बोल सकते हो सर, फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की दिख रही है, मीन्स बैलेंस शीट, सही चीज़ आपने नहीं दिखाई है भाई, वो सही करने का, वो करेक्ट करने का, इसलिए उसकी नीड होती है। नेक्स्ट अपना असेट, अब एक एक पार्ट को आप एक्सप्लेन करो। असेट्स में क्या क्या रीजन हो सकता है सर, आपने इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू दिखा के रखी, आपने एक्यूमुलेटेड लॉस का दिखा के रखा है सर, आपने जो हमारे फिक्स असेट है उसका ओवर वैल्यूएशन दिखा के रखा है। तो मतलब इस तरीके से असेट्स में आपने किया होगा, मतलब असेट्स को सेटलमेंट ओवर वैल्यूएशन वगैरह दिखा के। लायबिलिटी में भी आपने यही काम किया होगा। लायबिलिटी होल्डर जो आपके थे, जैसा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपका दिखा दिया भाई, एरर्स आपने रखा होगा, डिविडेंड ओवर ड्यू आपने कर दिया होगा, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, वो चीज़ आपने गलत दिखाई है, मिस्टेक दिखाई है, सही नहीं दिखाई, वो सही करना पड़ेगा। और जब आपका असेट गलत दिखा है, आपकी लायबिलिटी गलत दिखी है, तो आपकी कैपिटल भी गलत ही दिखेगी, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चा, असेट्स माइनस लायबिलिटी करने के बाद ही कैपिटल आएगा। जब ये दोनों बराबर नहीं चलने तो ये भी प्रॉपर नहीं चलेगा, ये भी आपकी सही वैल्यू नहीं शो करेगा। इसीलिए हमें करना पड़ता है सर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब फिर से, आपने नाम वर्ड सुना होगा भाई, रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से नया करने का, फिर से इसको सही करो। क्योंकि अगर फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नहीं सही रहेगी तो कंपनी धीरे धीरे ऑटोमेटिक लॉस में जा रही है, खत्म होने की कंडीशन पे चली जाएगी। इसलिए रुक जाने का और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का। क्लियर समझा क्या? रिकंस्ट्रक्ट क्यों करना है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है सर जिसका वही फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक दिख रहा है। वीक क्यों दिख रहा है, तो उसको सही करो। वीक दिखने के रीजन यहाँ दिखे, असेट को आपने ज़्यादा दिखाया, लॉसेस लेके चल रहे हो, क्लियर है कि नहीं, ओवर वैल्यूएशन दिखा है, लायबिलिटी का भी पेमेंट होल्ड करके रखा है, कुछ आपने एरर्स में डाला है, तो ये सब रीजन हो सकते हैं, तो उसको सही करो। अब प्रॉब्लम है सर, इसका प्रोसीजर क्या, इतना आसान नहीं है। अब आपने सोचा और ऐसे स्टार्ट नहीं हो जाता रिकंस्ट्रक्शन, उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर चलना पड़ता है भाई, क्योंकि कंपनी का काम है। कंपनी का तो भाई कोई भी काम होता है तो लीगल चलेगा भाई, प्रॉपर पेपर वर्क मांगता है, तो यहाँ पे भी वही रीजन है। और ये जरा स्टेप समझो आप, स्टेप नंबर 1, प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल का परमिशन दे रहा है क्या, वो कौन सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अथोराइज कर रहा है क्या,
अगर वो ऑथोराइज नहीं कर रहा तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है सर, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 14, ये ऑथोराइज किया है क्या? ऑथोराइज अगर कर रहे हैं तो हो सकता है। कैसे? स्टेप नंबर 2, आपको बोर्ड मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, जहां पे आपको अपने शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स को बुलाना है बच्चा, क्रेडिटर्स को बुलाना है, डायरेक्टर्स को बुलाना है, ऑडिटर को बुलाना है, सबकी मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। और मीटिंग में ये बात रखना पड़ेगा इसका, क्लियर है क्या? ये बात रखना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा कौन से टाइम मीटिंग है, आ जाना, सब लोग जमा हो जाओ। और जमा होने के बाद मीटिंग में बात अपना रख दो। और अगर बात रख दी आपने, बात रखना पड़ेगा, तो अगला टॉपिक आ रहा है भाई इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने क्या किया, ये तो बोर्ड मीटिंग अरेंज करने का टाइम प्लेस वगैरह सब कुछ बताओगे। और यहाँ पे इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, अब यहाँ पे आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा भाई, रीजन क्या है, आपने जो मीटिंग अरेंज कर रहे हो भाई रीजन क्या है, रीजन क्या है, और रीजन बताने का, डिस्कस करने का। उसके बाद आप क्या पास करोगे, अगर सब लोग रेडी है भाई, सब लोग को लगता है कि हाँ हमारा रिडक्शन करना चाहिए कैपिटल का, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सब लोग रेडी हो गए, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, जितने भी लोग आपकी मीटिंग में आए हैं सब रेडी हो गए, तो जो आपका रिसोल्यूशन था वो पास होगा। क्लियर है क्या? अब पास होने से ही नहीं काम चलेगा, अब आगे गवर्नमेंट का भी थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अभी तो सब ऑनलाइन आ गया भाई, ई फॉर्म फिलअप करना है, MGT 14 फिलअप करना है, उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा स्पेशल रिसोल्यूशन जो आपने यहाँ पे पास करा है उसकी कॉपी लगेगी, MANAA का लगेगा, मीन्स आपने ये तो बेसिक वर्ड सुना रहेगा तो पता होगा क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा क्या बोला मैंने। उसके बाद उसके साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर आपका 30 डेज के अंदर ये सबमिट करने का उधर पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उसके बाद सर अगला स्टेप आ रहा है 4, सॉरी ये 5 है, कहाँ से 8 आ गया, 5 ये 6। इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा सर, अप्लाई टू NCLT क्लियर है, फ्रॉम RSC, और जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप कर मतलब सॉरी फीस पेमेंट करना पड़ेगा सर 5000 रुपीज़। क्लियर है क्या? अप्लाई करने का किसके, NCLT, इसका फुल फॉर्म आई होप हर एक बच्चे को पता होगा क्या फुल फॉर्म होता है, वहाँ पे अप्लाई करने का, और जहाँ पे आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा सर 5000 रुपये। ये अप्लाई होने के बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट, जो आपके ट्राइब्यूनल रहेंगे वो नोटिस जारी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्टर्ड को एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को, मतलब सबको, ताकि पता चले, पता चलना चाहिए, ऐसा चुपके से काम नहीं करना भाई, सबको पता चलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, रजिस्टर्ड को भी एंड क्रेडिटर्स को भी। अगर 3 मंथ तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब इसके बाद भी ध्यान रखना, अगर किसी ने 3 मंथ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, नो रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड हुआ, तब आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप रिडक्शन कर लो। लेकिन किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठा लिया बीच में, किसी ने भी, डायरेक्टर्स ने, ऑडिटर्स ने, क्रेडिटर्स ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी ऐसा उठा लिया ऑब्जेक्शन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब आपका रिडक्शन नहीं कर सकते हो। बट नहीं उठाया, ध्यान रखना कितने टाइम के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, कभी तक 3 मंथ्स। इसके बाद आपको ऑर्डर मिलेगा भाई, आप कैपिटल रिडक्शन कर सकते हो, जैसा मैं डायरेक्शन दे रहा हूं वैसा, अपनी मर्जी से रिडक्शन नहीं होगा भाई, जैसा मैं डायरेक्शन दूंगा उस डायरेक्शन से रिडक्शन कर सकते हो। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, ध्यान में रख लेना भाई। 9 स्टेप में चलते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया तो टॉपिक ऐसा लिख देने का, थोड़ा प्रेजेंटेशन दे के। क्लियर है क्या? अब यहाँ तक तो थोड़ा एक आइडिया आपको चल गया सर कि टॉपिक क्या बोल रहा है, रिडक्शन की बातें कर रही है, मतलब बेनिफिट की बात होगा, रिडक्शन हमारी कुछ होंगी, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट वाले आइटम है, एसेट को ठीक करना है भाई, लायबिलिटी को सही करना पड़ेगा, ये बेसिकली बातें हो रही है। तो मतलब जो जनरल एंट्री भी आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। ऑलरेडी अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़े तो भाई इजी है, नहीं पढ़ा तो भी इजी ट्रिक में मैं सिखा दूंगा ये टॉपिक की एंट्री कैसे आप इजी ट्रिक में खुद से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की जनरल एंट्री। चलिए अब जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। जनरल एंट्री रिलेटेड टू असेट, पहले असेट साइड की बात कर ले भाई, असेट साइड से रिलेटेड क्या क्या जनरल एंट्री पूछी जा सकती है। तो आप जरा बताओ सर, पहला एप्रिसिएशन हो सकता है एसेट्स का, क्लियर है कि नहीं? एप्रिसिएशन बोले तो एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है कि नहीं बच्चा? भाई सिंपल सा सर, बढ़ सकती है। सुनो इधर, इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक का एक सिंपल सा ट्रिक आप सीख लो। जब भी आपका प्रॉफिट होता है, इसको आप नोट कर लो कहीं ऐसा साइड में, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम में 2 टाइम पे सर होगा, इस चैप्टर के हिसाब से 2 टाइम। जब भी सर हमारा असेट्स की वैल्यूएशन पॉजिटिव होगी, मतलब असेट्स हमारा सर बढ़ेगा तब,
असेट्स का बढ़ना मतलब प्लस पॉइंट हमारे लिए है। और दूसरा होता है सर लायबिलिटी का कम होना। लायबिलिटी बोले तो कर्जा, कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिट है, असेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है। जब ये दोनों काम हमारे होंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट है तो आपको याद रख लेना है कि हमारा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सर डेबिट क्या होगा? वो पर्टिकुलर आइटम, लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो लायबिलिटी डेबिट, असेट एप्रिशिएट हुआ तो असेट डेबिट। अभी तो हम बात कर रहे हैं सर रिलेटेड टू असेट, असेट का एप्रिशिएशन हुआ, असेट का एप्रिशिएशन मतलब असेट बढ़ा, असेट बढ़ा तो मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी? टू कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है क्या बच्चा? और जो भी असेट का एप्रिशिएशन हुआ वो डेबिट। तो मैं यहां पे नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं असेट अकाउंट डेबिट। एंट्री आसान है कि नहीं? एंट्री सिंपल है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक। आ जाओ एंट्री नंबर 2 पे। एप्री आया तो सर डेप्री भी तो आएगा। अब कुछ बच्चों का दिमाग वैसे भी चल गया, सर डेप्री आया तो उल्टा कर दो एंट्री। सीधे सा रीजन, जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन आपने क्रेडिट लिखा, जब लॉस होगा तो डेबिट लिख दो। जब आपका लॉस होगा तो आप कहाँ लिखोगे सर? डेबिट। किसको डेबिट? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। क्लियर है क्या? और लॉस किस केस में हो सकता है? इसका उल्टा कर दो। आपका असेट्स अगर डेप्रीशिएट हुआ, कम हुआ तो लॉस है, लायबिलिटी आपका बढ़ गया तो लॉस है। क्लियर है क्या? सीधा लॉजिक। तो डेप्रीशिएशन मतलब होता है सर असेट की वैल्यू कम होना मतलब लॉस। लॉस के केस में कैपिटल रिडक्शन को कर दो डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हुआ डेबिट, टू कर दो जो भी एसेट है उसको कर दो क्रेडिट। क्लियर है क्या? अगर प्लांट और मशीन डेप्रीशिएट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है क्या? समझ में आ? फर्नीचर डेप्रीशिएट हुआ तो भाई कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ। असेट में और क्या एंट्री आ सकती है सर? आ सकता है भाई असेट सोल्ड किया एट प्रॉफिट, असेट प्रॉफिट पे बेचा। ये तो नाम ही बता रहा है सर प्रॉफिट पे बेचा। असेट जब भी आप बेचोगे, असेट जब भी आप बेचोगे तो पैसा आएगा भाई, ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, पैसा आएगा। और वो भी प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट के केस में क्या सिखाया बच्चा? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और जो असेट बेचा उसको क्रेडिट। अब एग्जांपल लोगे तो ज़्यादा बेस्ट समझेगा। मेरा कोई एसेट था, फर्नीचर था, 4000 का था, सेल किया 5000 में, तो बैंक पैसा कितना है सर? 5000। तो बेनिफिट कितने का हो? 1000। तो रिडक्शन कितना हो गया बच्चा? 1000। अरे क्लियर समझेगा? सिंपल सा है। उससे एक्स्ट्रा बेचोगे तभी तो प्रॉफिट है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर प्रॉफिट पे बेचा है भाई, 4000 का असेट था, बेचा 5000, तो भाई 5000 आया, रिडक्शन बेनिफिट कितने का मिला? 1000। तो एंट्री हो गया। क्लियर है क्या? असेट में लास्ट एक एंट्री और आ सकती है, लॉस पे बेच सकते हो, असेट्स सोल्ड एट लॉस। अब बच्चे समझदार है सर, लॉस पे बेचा है, पैसा तो आएगा, इधर भी पैसा तो आएगा। अब यही एंट्री का उल्टा मैं कर देता हूँ। 5000 का हमारा असेट है, आया 4000, आया 4000 तो कैश बैंक में आप लिखोगे 4000। क्लियर है क्या बच्चा? लॉस हुआ तो भाई डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस कितने का हुआ? 1000। और जो मेरा असेट है कितने का गया? 5000। जो मेरा असेट है कितने का गया? 5000। क्लियर है क्या? असेट में ये 4 एंट्री है और एक लास्ट, 5 एंट्री में पूरा असेट खत्म। इसके बाद असेट में कोई एंट्री ही नहीं है आपके सिलेबस में। कौन सा लास्ट है? और ये कंपलसरी एंट्री भी है, ये क्वेश्चन में बोला हो नहीं बोला हो करना ही करना रहता है। कौन सा? इंटेंजिबल एंड
फिक्टिशियस असेट्स जो हमारे होते हैं उनको हमेशा बोलेगा आप रिटेन ऑफ कर दो। भाई जब कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं चल रहा है, तो भाई आपके इंटेंजिबल असेट कुछ काम के नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इंटेंजिबल असेट कुछ काम के नहीं। आपका गुडविल किस काम का है? भाई 4 साल से कंपनी लॉस में चल रही है, तो गुडविल किस काम का है? क्लियर है कि नहीं? तो उसको हटा दो, रिटर्न ऑफ कर दो। अब देखो ना, असेट ही है भाई, असेट को रिटर्न ऑफ करना मतलब अपना ही तो लॉस है, लॉस में है। लॉस है तो भाई कैपिटल रिडक्शन डेबिट। क्लियर है कि नहीं? असेट को हटा रहे हो, असेट को हटाना मतलब कम कर रहे हो, तो भाई लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जिस असेट को आप हटा रहे हो। कौन सा असेट हटा रहे हो बच्चा? इंटेंजिबल। तो आप लिखोगे इंटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर है क्या? अब आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटेंजिबल असेट आपके कौन कौन से होते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, 4 इंटेंजिबल याद रख लो, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं करेगा, तो आपको ध्यान में रखना कौन कौन से हमारे इंटेंजिबल असेट हैं। एंड फिक्टिशियस असेट में कौन कौन सा आएगा? शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, एंड पब्लिसिटी कैंपेन आता है एक्सपेंसेस, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब ये सब एक्सपेंसेस हमारे कौन से रहते हैं? फिक्टिशियस असेट्स वाले पार्ट होते हैं। तो उसको भी आप सही कर लेना। तो असेट्स से रिलेटेड इतनी ही एंट्री आती है, आप ज़रा देख लो और नोट कर लो। आपको ध्यान में क्या रखना है? ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट खत्म। असेट से रिलेटेड 5 एंट्री है भाई, नोट कर लो। इसके बाद असेट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। आपको बस ध्यान में यही रखना है, ये चीज़ जो आपको इस शॉर्ट में मैंने सिखाया या बताया, नोट कर लो आप इसको। चलिए एंट्रीज आ जाओ। रिलेटेड टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी से रिलेटेड क्या एंट्री आएगा? सर वही सेम कॉन्सेप्ट है। हमारी लायबिलिटी होल्डर हमें रिडक्शन कुछ देंगे, कम करेंगे अपना, या फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब एंट्री एक एक नोट करते हैं, एक एक नोट करेंगे। एक एंट्री कैपिटल होल्डर। अब मैं यहाँ दोनों कैपिटल होल्डर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सिर्फ आपको नाम चेंज कर देना। इक्विटी की बात करेंगे इक्विटी लिख दो, प्रेफरेंस की बात करेंगे प्रेफरेंस लिख दो। कैपिटल होल्डर ने भाई मेरे को रिडक्शन दिया, रिडक्शन बाई ₹4 पर शेयर। क्लियर है क्या बच्चा? ₹4 पर शेयर। और ऊपर बैलेंस शीट में लिखा था, एक एग्जांपल समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एट द रेट ऑफ 10, तो कितना हो गया? 1 लाख। सपोज बैलेंस शीट में ऐसा लिखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, शेयर एट द रेट ऑफ, मतलब फेस वैल्यू 10 का दिया है तो 1 लाख दिया है। तो एंट्री कैसे पास करोगे पहले वो समझो। इक्विटी शेयर होल्डर ने रिडक्शन दिया, लायबिलिटी होल्डर रिडक्शन दे रहे, मतलब लायबिलिटी वाले कम करने की बात कर रहे हैं। सर कम करने के मतलब बेनिफिट की बात हो रही है, कर्जा कम होगा, सिंपल सा लॉजिक है, कर्जा कम होगा। सर बेनिफिट है, बेनिफिट है बच्चा, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है क्या? तो बेनिफिट मिला किस रीजन से? सर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ एग्जांपल की मैं बात की, इक्विटी शेयर, तो मैंने एग्जांपल में लिखा बच्चा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने बोला बेनिफिट मिला, पहले ये पता कर लो सर बेनिफिट मिला कैसे पता चला। जब भी आपके लायबिलिटी होल्डर आपको रिड्यूस करने की बात करेंगे तब आपका बेनिफिट है, कर्जा कम हो रहा है, सर बेनिफिट है। और बेनिफिट में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा और रीजन जो है डेबिट हो जाएगा। अब देखो ना, आप रिकॉर्ड कैसे करें वो जरा समझो। पहले से कितना था सर? 10,000 शेयर था और एक शेयर 10 का था, मतलब इक्विटी शेयर मेरा कितने का था? 1 लाख। अब जरा आप ये देखो रिडक्शन मिला कितने का, तो सर बोला बाई 4 पर शेयर, रिडक्शन बाई 4 पर शेयर, मतलब 4 रुपए का रिडक्शन दे रहा है। कितने नंबर ऑफ शेयर थे बच्चा? 10,000। 10,000 इंटू 4 कर दो, मतलब कितने का रिडक्शन मिला? 40,000 का। 1 लाख का इक्विटी शेयर था, 40 का रिडक्शन, तो अभी भी इक्विटी शेयर कितने का बचा है? सर 60,000 का। 60,000 का अभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल बचा है, तो मैं लिख दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस लाइन का ये मतलब होता है, इस एंट्री का ये मतलब होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल सर हमारा 1 लाख का था, रिडक्शन अपने को 40,000 का दिया, बेनिफिट 40 का है। अब इसका मतलब हमारा इक्विटी बचा है 60,000 का। क्लियर है क्या? नहीं समझो तो एक और एंट्री में ले रहा हूँ, इसी का एक और एंट्री में ले रहा हूँ। लाइन लिखा है
कैपिटल होल्डर reduce from 10 to 4 पर शेयर, ऐसा लाइन लिखा है। तो एंट्री जब भी रिड्यूस, कैपिटल होल्डर रिड्यूस दे रहा है तो बेनिफिट है, यही सेम एग्जांपल आप लो, बेनिफिट है तो एंट्री क्या लिखोगे सर? आपने सिंपल सा बताया भाई, इक्विटी शेयर को कर दूंगा डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला। अब मैं थोड़ा कैपिटल रिडक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू सी आर अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूँ, हर जगह लिखा हूँ कैपिटल, तो समझ में आ जाएगा। और जो बैलेंस बचता है सर वो रिकॉर्ड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको भी शॉर्ट में लिख दिया। अब समझना है, जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना इधर। इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो 1 लाख का था, ये तो 1 लाख ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट वाले अमाउंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आता, वो तो सेम बैलेंस शीट से उठा के कॉपी कर देते हैं। प्रॉब्लम आता है सर रिडक्शन का अमाउंट कितना लिखो और बचा हुआ कितना लिखूं। अब ये लाइन क्या लिखा है, कैपिटल होल्डर रिड्यूस फ्रॉम 10 to 4, 10 से 4 रुपया कर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना था बचा? 10,000, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब आपको ये डिसाइड करना है भाई 4 किधर आएगा, 6 किधर आएगा। तो बहुत बच्चे गलतियां यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये गलत तो आगे के कॉन्सेप्ट, टैली गलत, रिडक्शन गलत, बैलेंस शीट गलत, सब मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए ध्यान से रखना क्या लाइन बोल रहा है। और नई लाइन समझा तो मैं सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी 2 की बात करेंगे बच्चा, जब भी 2 वर्ड आता है, 10 to 4, 10 to 6, 10 to 5, 10 to 3, जब भी 2 वर्ड आया, टू वर्ड आता है, तो जो डिफरेंस होता है वो रिडक्शन में आता है। मतलब वो ये बोल रहा बच्चा कि 10 से 4 कर दिया तो बेनिफिट कितने का दिया? 6 पर शेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको कहीं नोट कर लेना। जब भी 2 वर्ड आएगा तो आपको डिफरेंस लेना है सीआर में, डिफरेंस लेना है कहाँ पर बच्चा? सीआर में। ये एकदम सिंपल से याद रख लेना, सीआर में। तो इसका मतलब ये बैलेंस 4 का बचेगा, ये चीज़ माइंड में रख लेना। तो 10,000 इंटू 6, 60,000 एंड 40,000 का यहाँ पे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान रख लेना। जब भी 2 वर्ड की बात करेगा तो डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा कैपिटल रिडक्शन के साथ चलता है, नोट कर लो कहीं भी, तो ये गलती कभी आपसे होगा ही नहीं। और जब भी बाई वर्ड आएगा सर, बाई आया तो सोचना ही नहीं है, जो भी अमाउंट है सीधा सीआर, जो भी अमाउंट सीआर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या बच्चा? इसको अपने तरीके से आप कहीं नोट कर लो। रिडक्शन वाले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इसके बाहर नहीं आएगा, या तो आपको 2 देते हैं या तो आपको बाई देते हैं, बात खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं देते। क्लियर है क्या? क्लियर सर। नेक्स्ट आ जाओ जरा। और कोई एंट्री आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। अभी हमारे डिबेंचर होल्डर भी तो हैं, वो भी आपको वेव करेंगे। आ रहे हैं डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर इन्होंने बोला सर वेव्ड कर रहे हैं, इन्होंने बोला सर वेव्ड कर रहे हैं 20% का। वेव मतलब हो गया सर माफ़ी, फॉरगो मतलब हो गया माफ़ी, याद रख लेना। माफ़ कर दिया, कम कर दिया, बेनिफिट दे दिया। अब कम कर दिया सर, बेनिफिट मिला, बेनिफिट में कैपिटल रिडक्शन को कर दो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल रिडक्शन सर क्रेडिट। बेनिफिट कितने दिया बच्चा? डिबेंचर वाले ने दिया, तो मैं लिखूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट करना आसान होता है जिसने दिया। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, डिबेंचर था सर 1 लाख का, एग्जांपल समझना। तो बेनिफिट कितने का दिया सर? 20%। तो डिबेंचर में तो मैं लिखूंगा सर 1 लाख, बेनिफिट कितना मिला? 20%। तो 1 लाख का 20% निकाल लो बच्चा, 20,000। मतलब 1 लाख का डिबेंचर था, 20,000 का बेनिफिट दिया, तो अभी भी डिबेंचर कितने का बचा है? 80,000 का डिबेंचर बचा है। तो 2 डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है क्या? तो डिबेंचर से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, इसके बाद आपके सिलेबस में एंट्री नहीं है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। आई थिंक 1-2 एंट्री और बची है, टॉपिक क्लोज हो जाएगा। इससे पहले आप बोरिंग हो जाओ तो भाई टॉपिक को क्लोज करते हैं। और मुझे लगता है एंट्री भी इतनी इनफ हो जाएगी। अब अगर एंट्री आपका क्लियर रहेगा तो भाई कल की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, और 15 मार्क्स इस टॉपिक का लिख लेना, आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जरा समझ लो बच्चा, कन्वर्जन की एंट्री है। अब जरा ये समझो क्या बोल रहे हैं। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर को नहीं, डिबेंचर से हो गया तो क्रेडिटर में ले रहा हूं, क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। क्रेडिटर बोल रहे हमें स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। अभी मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बातें नहीं कर रहा हूँ, कितना कन्वर्ट, सिर्फ बोले कन्वर्ट कर दो हमें।
अब ये कन्वर्ट वाली एंट्री तो आसान है सर, जब कभी भी लायबिलिटी होल्डर कन्वर्ट होता है असेट में, लायबिलिटी क्रेडिटर कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक में, तो लायबिलिटी कन्वर्ट होगा तो भाई लायबिलिटी को कर देना डेबिट, क्रेडिटर को करने का डेबिट, क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट, और कन्वर्ट किस में हो रहा है बच्चा, स्टॉक, तो स्टॉक को करने का क्रेडिट। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्रेडिटर कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है सर, स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, तो टू स्टॉक करने का। क्लियर? आई थिंक क्लियर। अभी देखो ना, अगर क्रेडिटर ने बोला डिबेंचर में कन्वर्ट, अब मान लो क्रेडिटर बोला डिबेंचर में कन्वर्ट होना चाहते, तो बेसिकली कन्वर्ट तो उसी में जाएंगे ना। अब ये बोल रहा है कि हम कन्वर्ट होना चाहते हैं डिबेंचर, तो आपको यहाँ पे करना है डिबेंचर। अभी ये परफेक्ट एग्जांपल मैच हुआ। लायबिलिटी होल्डर अपनी जगह चेंज कर देते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर चले जाते हैं सर 12% प्रेफरेंस शेयर में, तो 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 12%। इक्विटी शेयर चले जाता है सर प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। जो कन्वर्ट हुआ डेबिट, जिसमें कन्वर्ट हुआ क्रेडिट, क्रेडिटर कन्वर्ट हुआ डिबेंचर तो क्रेडिटर टू डिबेंचर, डिबेंचर कन्वर्ट हुआ सर क्रेडिटर, तो डिबेंचर ऊपर आया, क्रेडिटर नीचे शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली कन्वर्जन तो एक टॉपिक है अपना, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अगर कम में भाई कन्वर्ट हो रहा है तो बेनिफिट होगा, तो सीआर क्रेडिट कर देना। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल क्या बोला जरा समझो। अगर 50,000 का भाई क्रेडिटर है, 50,000 डिबेंचर भी कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई बेनिफिट थोड़ी हुआ, इसमें बेनिफिट हुआ क्या? नहीं सर, बेनिफिट किधर होगा, 50-50 एंट्री हो गया। लेकिन अगर 50 का क्रेडिटर है, वो बोल रहा है भाई 40,000 मुझे डिबेंचर में कन्वर्ट कर दो, तब यहाँ पे बेनिफिट मिला। कितने का बेनिफिट मिला बच्चा? 10,000 का। अब बेनिफिट मिला तो याद रख लो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है? ऑलमोस्ट हर एक एंट्री हमने क्लियर कर दी है, लगभग आप बोल सकते हो एंट्री। अब एक दो एंट्री आएगा तो आगे सब में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लास्ट आप समझ लो भाई, पेमेंट की एंट्री आती है। पेमेंट, किसी लायबिलिटी होल्डर का ना पेमेंट करना है, या तो पेमेंट आप उससे ज़्यादा करोगे या फिर कम करोगे, ये तो क्वेश्चन बताएगा कि भाई कितना करना है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट है भाई तो कोई मसला ही नहीं है। पेमेंट किया सर, पैसा गया, पेमेंट किया तो बच्चा पैसा गया तो बैंक क्रेडिट कर दो। और पेमेंट किस लिए जा रहा है? जो असेट, सॉरी जो लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का एग्जांपल ले लो, क्रेडिटर्स, तो मैं एंट्री लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब एक एग्जांपल समझना, क्रेडिटर्स कितने का था? 50,000 था सर, और 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो ये मेरी एंट्री होगी। पहला केस, जितना अमाउंट था उतना पेमेंट किया। दूसरा केस आ सकता है सर कम पेमेंट किया, अब एग्जांपल लो 40,000 पेमेंट किया, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा बच्चा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर कितने का था बच्चा? 50,000। पेमेंट कर रहा हूँ मैं 40,000, तो मैं बैंक, पैसा कितना जाएगा बच्चा? 40, तो बैंक अकाउंट कितना आया? 40। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल गया 10,000 का, और बेनिफिट मिला तो सीआर क्रेडिट। ये तो माइंड में बैठ ही गया होगा कि सीआर क्रेडिट होता है प्रॉफिट के केस में। क्रेडिटर था 50 का, पेमेंट किया 40 का, तो 10 का बेनिफिट मिला। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा बोले तो लास्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर एग्जांपल लेना, क्रेडिटर था 50,000 का, पेमेंट कर रहा हूँ 55,000, तो बैंक में कितना आया? 55, तो बैंक अकाउंट, बैंक में आया बच्चा 55,000, तो 5,000 का क्या हुआ बच्चा? लॉस हुआ, और लॉस के केस में कैपिटल रिडक्शन डेबिट, तो सी आर अकाउंट डेबिट 5,000। तो बेसिकली पेमेंट का 3 कॉन्सेप्ट है, जितना अमाउंट हुआ उतने का पेमेंट हुआ, तो भाई क्रेडिटर टू बैंक, पैसा गया। या तो कम में होगा, कम में होगा तो ऑटोमेटिक बता देगा वो कम किधर आ रहा है सर, क्रेडिट में, रेक्टिफिकेशन नहीं करना, खुद ही बताएगा। क्रेडिटर 50 का था, 40 का पेमेंट हुआ, तो 10 उधर कम आ रहा है, सेट कर दो। प्रॉफिट हुआ भाई, प्रॉफिट में सीआर क्रेडिट। लास्ट आपका या तो ज़्यादा पेमेंट होगा तो ये एंट्री। क्रेडिटर में ध्यान रखना, ऑलमोस्ट हर एक एंट्री कर लिया, 1 से 2 एंट्री जो पेंडिंग है ना, सब में ऑलरेडी कवर करा दूंगा मैं। क्लियर है क्या? क्योंकि इससे ज़्यादा एंट्री बताऊंगा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको नोट कर लेना आप। एंट्री कितना करा है भाई? 1 2 3 4 5 एंट्री इधर है, 5 एंट्री असेट में। इसके बाहर एंट्री लगभग ना के बराबर है। आएगा भी 1-2 केस तो मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया तो मुझे लगता है कि आज के इंट्रोडक्शन क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल एंट्रीज काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए
मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।